हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। तो जहां पर हम लोग कल रुके थे वहीं से आगे बढ़ेंगे। एक मिनट बस मैं अपना स्क्रीन सेट कर लूं, फिर आप लोगों से शेयर करता हूं। कल हमने डिस्कस किया था, हमारा लास्ट टॉपिक था कल फाइंडिंग द डोमेन ऑफ अ फंक्शन। एक बार आप देख लें स्क्रीन, ये स्क्रीन आपके सामने। कल हमारा लास्ट डिस्कशन था फाइंडिंग द डोमेन ऑफ अ फंक्शन, किसी फंक्शन का डोमेन कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो कुछ क्वेश्चंस के यूज हमने देखा था, कुछ क्वेश्चंस में इसको अप्लाई करके डोमेन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन में कैसे निकलता है। आज इसके अगले टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। हमारा अगला टॉपिक है फाइंडिंग द रेंज ऑफ अ फंक्शन। तो अगले टॉपिक में हम रेंज पर डिस्कशन करेंगे। तो मैं नोटबुक आपको दे रहा हूँ, ध्यान दें। ये आपका डोमेन में आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, जैसे एफ का वैल्यू x+5 हो, इन सब केसेस में आपने डोमेन कैलकुलेट किया था। अब रेंज कैलकुलेट करने के लिए क्या कंडीशंस होंगी, एक बार उस पर डिस्कस करेंगे आज। तो आइए जरा सा एक बार इस पर पहले चर्चा कर लेते हैं। देखिए, रेंज कैलकुलेट करना जो प्रोसेस होता है रेंज कैलकुलेट करने का, वो बिल्कुल डोमेन कैलकुलेट करने के जैसा ही है। क्या प्रोसेस होगी, एक बार मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, समझें। एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन है f(x) = 3x+5, ठीक है ना। एक सिंपल फंक्शन से शुरू करते हैं, फिर थोड़ा क्वेश्चन के लेवल को चेंज करेंगे। तो मान लीजिए एक फंक्शन आपके पास है f(x) = 3x+5। अब आपको ये बताना है कि इस फंक्शन का रेंज क्या होगा, जबकि ये गिवन है कि फंक्शन को रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन, ठीक है ना। रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन किया गया है। अच्छा, डोमेन की जगह रियल नंबर्स लिए गए हैं, इसका मतलब कोई भी रियल नंबर x की जगह पे आप प्लेस कर पाएंगे। ये बिल्कुल क्लियर है कि x की जगह किसी भी रियल नंबर को रखा जा सकता है। रेंज का मतलब हमने पहले भी डिस्कस किया था। रेंज का मतलब होता है कि जब हम x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रखेंगे तो कौन कौन सी वैल्यू 3x+5 बना पाएगा, दे पाएगा हम। तो ध्यान दें, अगर मैं 3x+5 में x की वैल्यू -∞ से +∞ तक अप्लाई करूं, तो आप समझ सकते हैं कि मुझे -∞ से +∞ तक आउटकम मिलते रहे, है ना। यहां पर एक बात और समझें, अगर मैं x की जगह अप्लाई करता हूं -∞, तो f(x) भी -∞ हो जाएगा। ऐसे अगर x की जगह इनफाइनाइट अप्लाई करूं तो इनफाइनाइट होगा। और x की अदर वैल्यूज में जैसे 0 लगाने पर ये 5 आएगा, 1 लगाने पर 8 आएगा। तो इससे ये बिल्कुल क्लियर समझ में आता है कि एक इंक्रीजिंग फंक्शन आपके सामने है। जैसे जैसे मैं x की वैल्यू बढ़ा रहा हूं, इसका आउटकम बढ़ रहा है। तो जब इस क्वेश्चन में हमसे रेंज की बात कही जाएगी, तो हमारा जवाब होगा कि -∞ से +∞, यानी ऑल रियल नंबर्स इस क्वेश्चन के लिए रेंज। तो इस क्वेश्चन में कोडोमेन भी रियल नंबर दिया है, और जब रेंज निकाला जाएगा तो वो भी ऑल रियल नंबर्स। तो इस तरह से आप पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। आगे बढ़िए, दूसरा एग्जांपल मैं उठाता हूं इसी क्वेश्चन से रिलेटेड। मान लीजिए आपका फंक्शन है f(x) = 3x² + 5। थोड़ा थोड़ा उसी के लुक को चेंज करके हम नए नए क्वेश्चन बनाएंगे, ताकि आप कंपैरेटिवली समझ पाएं कि भाई रेंज निकालने में किन किन बातों का ध्यान। तो पहले क्वेश्चन में आपने रेंज कैलकुलेट किया 3x+5 में, तो आपने x की वैल्यू -∞ से +∞ अप्लाई किया, आपका आउटकम -∞ से +∞ आ, ठीक है। दूसरे में आइए, f(x) इस बार है 3x² + 5। अब ध्यान दें, x की वैल्यू आप कोई भी रियल नंबर अप्लाई कर सकते हैं। मैं फिर से यहां लिख देता हूं कि फंक्शन हमने रियल टू रियल डिफाइन किया है, यानी आप कोई भी रियल नंबर x के प्लेस पर रख सकते। अब मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा, जब आप x की जगह डिफरेंट डिफरेंट रियल नंबर्स रखेंगे, तो यहाँ पर सोचने लायक बात क्या है, उस पर गौर करिए कि जब आप x की जगह डिफरेंट रियल नंबर्स रखेंगे, तो किसी भी रियल नंबर के लिए, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, x² हमेशा पॉजिटिव आउटकम दे। यानी हम इनपुट के रूप में तो x की जगह कुछ भी रख सकते हैं, -3, 0 और प्लस, लेकिन जब आउटकम निकालने की बारी आएगी तो x² केवल पॉजिटिव बन के ही हमारे सामने, तो x² केवल पॉजिटिव आउटकम देगा। हम x की जगह कुछ भी रखेंगे, लेकिन x² एक पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। तो इससे ये बात पता लग जाती है कि जब हम 3x² + 5 की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज का कलेक्शन बनाएंगे, तो उसमें माइनस आंसर हमारे पास कभी नहीं। एक बात और समझें, जब हम x की वैल्यू 0 अप्लाई कर देंगे, यहाँ लिखता जाता हूं कि जब हम x को 0 अप्लाई करेंगे, तो x को 0 अप्लाई करने पर जो f0 का वैल्यू आएगा वो 5। गौर करें, f0 का वैल्यू 5 होगा। अब अगर आप x को 0 से भी ज्यादा नीचे ले जाने की कोशिश करते हैं, जैसे आपने कहा सर x की वैल्यू हम और घटाते हैं, x को हम रख देते हैं -1, तो x को -1 भी अगर आप रखेंगे, तो -1 रखने पर ये आपको 3 + 5 यानी 8 वैल्यू दे दे। यहाँ पर ये समझने लायक बात है कि -1 रखने पर भी x² आपको पॉजिटिव 1 ही दे, और अगर आप 1 रखते x की जगह, तो 1 रखने पर भी ये 3 + 5 = 8 ही बने। तो फंक्शन का नेचर समझने की कोशिश करें। फंक्शन निगेटिव वैल्यूज के साथ वैसा ही ट्रीटमेंट दे रहा है जैसा पॉजिटिव वैल्यूज के साथ। तो -5 + 5 -9 + 9 रखने का फंक्शन पे कोई इफेक्ट
इसके आउटकम को नहीं बदला जा सकता नेगेटिव पॉजिटिव की हेल्प से, और 0 रखने पर इसका वैल्यू 5 आ रहा है। तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि जब हम इस फंक्शन की डिफरेंट वैल्यूज निकालेंगे तो सबसे छोटी वैल्यू 5। एक बार फिर सुन लें कि 5 इसकी सबसे छोटी वैल्यू है, क्योंकि एक्स स्क्वायर को 0 रखने पर यह आई है। एक बात बच्चे के मन में आ सकती है कि सर एक्स स्क्वायर को 0 क्या मैं -1 रख के देख लेता हूं। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर -1 रखोगे तो वैल्यू घटने के बजाय बढ़ने लगेगी, क्योंकि फंक्शन 0 पर मिनिमाइज्ड है। फिर नेगेटिव साइड भी इंक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव साइड भी इंक्रीज हो रहा है। तो सबसे छोटी वैल्यू 5 है। रही बात सबसे बड़ी वैल्यू की, तो आप जानते हैं अगर आप x की जगह इन्फिनिटी लगा देंगे तो इसका आंसर इन्फिनिटी। वैसे इन्फिनिटी रख के देखना भी अपने आप में एक वे होता है करने का। अगर आप x की जगह इनफाइनाइट रखेंगे तो आपका fx इनफाइनाइट आएगा। और एक बात और गौर करें, अगर आप x की जगह माइनस इनफाइनाइट तो भी इसका स्क्वायर करके प्लस इन्फिनिटी आ जाएगा और आंसर इन्फिनिटी ही है। यानी इनपुट तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी सब कुछ दिया जा सकता है लेकिन आउटपुट में आपको केवल इनफाइनाइट। तो इसका इनपुट है ऑल रियल नंबर्स, यानी इसका डोमेन है ऑल रियल नंबर्स, लेकिन जो इसका आउटपुट है वो 5 टू इन्फिनिटी पॉजिटिव नंबर्स। ओनली पॉजिटिव रियल नंबर्स विल बी देयर इन रेंज, वो भी 5 से बड़े। 5 भी आ सकता है, 5 से बड़ा भी आ सकता है। 5 से छोटे नंबर इस सवाल में रेंज के रोल नहीं, रेंज में नहीं, ठीक है ना। अच्छा, और बदलते हैं सवाल को। माना क्वेश्चन का मोड थोड़ा और चेंज करते हैं। माना क्वेश्चन है fx इक्वल टू फिर से पहला ही उठा लेते हैं, 3x + 5 था, इस बार 3x + 5 को ही उठा लेते हैं, अंडर रूट के साथ उठा, है ना। एक ही सवाल को कई तरीके से चेंज करके अंडर रूट लेके, अब अभी लॉग नहीं लेंगे क्योंकि अभी हम लोग लॉग नहीं पढ़े हैं। जब लॉग पढ़ लेंगे उसके बाद लॉग को लेंगे। महेंद्र जी हेलो कह रहे हैं, हेलो बेटे। fx बराबर √3x + 5 है, तो अब fx अगर √3x + 5 है तो इसमें क्या कंडीशन बनेगी। अब समझ, x की वैल्यू हम इनपुट के रूप में कुछ भी रखेंगे। आप जानते हैं मैं डोमेन में तो कुछ भी रख सकता हूं, मैं फंक्शन को डिफाइन कर देता हूं R2R, लेकिन अब यहां पर एक कंडीशन में साथ में लगाऊंगा। देखिए, यहां पर डोमेन को भी रेस्ट्रिक्ट करूंगा। अगर मैं डोमेन में सारे रियल नंबर को अलाउ कर दूं तो आप समझ सकते हैं कुछ रियल नंबर इस 3x + 5 को निगेटिव भी बना सकते। तो अब इस सवाल में डोमेन भी इंटरेस्टिंग है डिस्कशन में, और रेंज। कई क्वेश्चंस में डोमेन में तो कोई भी वैल्यू चल जाती है, जैसे इसके ऊपर के दोनों सवालों में x की जगह आप कुछ भी रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब अंडर रूट के अंदर होने के बाद मामला बिगड़ गया है। अब ध्यान दें, हमें ये रेस्ट्रिक्शन लगाना होगा कि 3x + 5 कभी भी निगेटिव ना, और अगर 3x + 5 निगेटिव नहीं बनाना है तो मेरी तरफ से इस रेस्ट्रिक्शन को स्वीकार कर लें कि आप इनपुट में -5/3 से बड़े नंबर ही लिखेंगे। तो सवाल चेंज। अब सबसे पहले मैं इस कंडीशन को चेंज कर दूं। आमतौर पर FR2R लिखते वक्त बच्चे ये सोचते हैं कि ये तो खाली लिखने की चीज है, ऐसा नहीं है। जो फंक्शन फ्रॉम R to R लिखा रहता है उसका भी मीनिंग होता है, उसमें चुने हुए डोमेन को बिल्कुल परफेक्ट, क्योंकि मैं बता चुका हूं फंक्शन लिखने पर डोमेन लिखना और किसी रिलेशन को डिफाइन करने पर इनिशियल सेट को लिखना अलग है। रिलेशन का जो प्री सेट होता है उसमें 2-4 एलिमेंट एक्स्ट्रा चलते हैं, लेकिन फंक्शन में, ठीक है ना। अब अगर मैं यहां पर समझाऊं आपको तो मैं ऐसे लिखूंगा कि फंक्शन को मैंने -5/3 से इन्फिनिटी तक डिफाइन किया है, और कोडोमेन के रूप में तो आप जानते ही हैं 2-4 एलिमेंट एक्स्ट्रा चलेंगे। कोडोमेन को आप रियल नंबर लिख लीजिए कोई, लेकिन डोमेन को रेस्ट्रिक्शन दे। तो इस क्वेश्चन में रेंज तो हम निकालेंगे ही निकालेंगे, लेकिन डोमेन निकालने पर भी एक अच्छा सवाल बन सकता है। तो इस क्वेश्चन का डोमेन होगा -5/3 टू इन्फिनिटी, और कोडोमेन के रूप में मैंने रियल नंबर लिख लिया। अब रेंज क्या होगी आइए डिस्कस कर। रेंज कैसे निकालेंगे समझिए। आपने ये रेस्ट्रिक्शन दे दिया कि एक्स की जगह आप क्या क्या, आपने बता दिया कि -5/3 से नीचे आप नहीं जाएंगे। तो जब आप एक्स की जगह -5/3 लगाएंगे तो ये वैल्यू अंडर रूट में 0 आ जाए, और आप जानते हैं ये इसकी सबसे छोटी वैल्यू होगी। उसके बाद आप और वैल्यूज अप्लाई करेंगे, जैसे -5/3 से बड़ा कुछ भी आप लगा लीजिए। जैसे आपने 1 लगाया, 0 लगा के देख लीजिए, पहले 0 लगा के √5 आएगा, 1 लगा के √8, 2 लगा के √11, और इसी प्रकार ये बढ़ता चला। तो जब आपने -5/3 से इन्फिनिटी तक के इनपुट वैल्यू इसमें अप्लाई किए तो आउटपुट में आपको सबसे छोटी वैल्यू 0 मिली और सबसे बड़ी वैल्यू मिलने की कोई लिमिट नहीं है। तो इस सवाल के लिए रेंज को मैं जो डिफाइन करना चाहता हूं आप लोगों के सामने वो है 0 to इन्फिनिटी। मतलब इस क्वेश्चन में जो इनपुट है वो -5/3 टू इन्फिनिटी है, ये है मेरा डोमेन, और जो मेरा रेंज है वो है 0 to इन्फिनिटी। 0 सबसे छोटी वैल्यू में आउटकम के रूप में ला पाऊंगा,
और अपर लिमिट तो मत पूछिए मुझसे, मैं कहां तक इसे पहुंचा दूंगा आप जानते ही, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, जो दूसरा क्वेश्चन हमने उठाया था वो क्या था, 3x² + 5। एक बार उसको भी अंडर में डाल के देखते हैं, √3x² + 5। एक बार इसको भी देख लेते हैं। बाकी एनसीईआरटी की बुक तो हम कंप्लीट कर ही चुके हैं। तो fx बराबर √3x² + 5। एनसीईआरटी में भी कई क्वेश्चन आए थे डोमेन और रेंज निकालने के, जिसमें से कुछ मैंने सॉल्व करके दिए हैं आपको। बाकी जो छोड़े हैं मैंने क्वेश्चन, वो छोड़ने के लिए नहीं है, वो आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए है। प्रैक्टिस के दौरान अगर कोई क्वेश्चन फंसता है तो मैं बार बार बताता हूं, कमेंट में बस आपको क्वेश्चन नंबर और पेज नंबर लिख के देना है। और जो भी कम्युनिकेट आप करें, आप नए एनसीईआरटी के बुक से कर, क्योंकि जो बुक मैं आपके सामने ओपन करके रखता हूं वो न्यू एनसीईआरटी का न्यू वॉल्यूम है मेरे पास, और एग्जाम्पलर का भी न्यू ही मानिए। एग्जाम्पलर का वॉल्यूम अभी मॉडिफाई नहीं हुआ है, तो उसमें वो चैप्टर भी अभी भी हैं जो अब नए एनसीईआरटी के मेन बुक से हटा, ठीक है ना। तो कभी भी कोई क्वेश्चन पूछना हो तो बेझिझक बस आप उसका पेज नंबर और कमेंट में लिख के दे देंगे कि सर ये नंबर का सवाल और डिस्कस कर ली, ठीक है ना। तो fx बराबर √3x² + 5। अब ये है आपका fx, माना हमको इसका रेंज बताना है। पहले मैं फंक्शन को लिखूं, ऑल रियल नंबर टू ऑल रियल नंबर लिख देता हूं, क्योंकि मैं देख पा रहा हूं अगर x के ऊपर स्क्वायर लगा है तो फिर कुछ भी लगाने में मुझे कोई, आप x की जगह अगर -20 भी लगा देंगे तो एडजस्ट हो जाए, ठीक है ना। तो इनपुट तो है ऑल रियल नंबर्स, आउटपुट क्या आ सकता है आइए डिस्कस करते हैं। तो 0 लगा के ये आएगा √5, और 0 के बाद जब बड़ी वैल्यू लगाना आप शुरू करेंगे तो आप जानते हैं ये बढ़ता चला जाएगा। अगर आप 0 से छोटी वैल्यू नेगेटिव लगाएंगे तो भी ये बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि x² में जब वैल्यू लगाई जाती है तो x² -3 और +3 में डिफरेंस नहीं कर, स्क्वायर फंक्शन की आदत है, उसके लिए नेगेटिव पॉजिटिव एक समान है। तो अपर लिमिट तो मैं इनफाइनाइट ही लिख देता हूं। तो इस सवाल का जवाब आएगा √5 से लेकर इन, ठीक है ना। तो इसमें रूट लगाने का कोई खास फर्क नहीं पड़ा। और फंक्शन लीजिए जरा, एक और फंक्शन आपके सामने लाते हैं। मान लीजिए इस बार फंक्शन है 2x² + 3x और आपसे बोला इसकी रेंज। तो पहले फंक्शन डिफाइन कर दूं, फंक्शन होगा फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर। इसका भी डोमेन बिल्कुल सिंपल है, सारे रियल नंबर जो रखने का मन है रख लीजिए, क्योंकि x की जगह कोई भी रियल नंबर इसको मीनिंगलेस नहीं, ठीक है ना। अब fx है 2x² + 3x + 4, फंक्शन को रियल टू रियल डिफाइन किया गया है, हमें रेंज बतानी। हम लोग अभी जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका हेडिंग है फाइंडिंग द रेंज ऑफ, जो टॉपिक कल हमने डिस्कस किया था इसके पिछले वीडियो में, वो था फाइंडिंग द डोमेन ऑफ, ठीक है ना। तो डोमेन पे हम चर्चा कर चुके हैं, अब हम रेंज पे कर रहे हैं, लेकिन अभी हम केवल उन्हीं फंक्शंस पे बात कर रहे हैं जो एक 11th का बिगिनर स्टूडेंट समझ सकता है। अभी हम ट्रिगोनोमेट्री, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री या लॉग के फंक्शंस पे बात नहीं, लेकिन जैसे ही ये सारे चैप्टर निपट जाएंगे फिर उसके बाद जो क्वेश्चंस मैं आपके सामने रखूंगा वो टफ क्वेश्चंस होंगे, याद रखिएगा। वैसे भी अभी भी मैं अपने पैटर्न में मेंस तक के क्वेश्चंस करा के स्टॉप कर दे रहा हूं चैप्टर को, ये चैप्टर दोबारा खुलेंगे, ठीक है। एडवांस मेंस का एग्जाम निपटते ही इसी के आगे और टॉपिक जुड़ेंगे, जिसमें एडवांस के क्वेश्चंस, वेरी हार्ड क्वेश्चंस की सीट को हम इसी में, तो जितने चैप्टर अभी आप पढ़ रहे हैं 32, ये मेंस तक के सिलेबस के आधार पर पढ़ेंगे। पहले एनसीईआरटी होगी, फिर एग्जाम्पलर, फिर मेंस, उसके बाद इसी में एड ऑन होगा एडवांस के क्वेश्चंस। और इस बार एडवांस के क्वेश्चंस का टेक्निक ये रहेगा कि पिछले बार तो मैंने हार्डर प्रॉब्लम्स जो मैंने खुद पिक किए थे वो आपको कराए थे, इस बार मैं एनसी जो IIT जेईई में पूछे गए उन क्वेश्चंस को मेंस के क्वेश्चंस के आगे अटैच करूंगा। तो क्वेश्चन में आप देख पाएंगे कि इस ईयर में IIT ने ये क्वेश्चन पूछा था, तो हम उस पर डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद कुछ मेरे वाले हार्डर प्रॉब्लम भी होंगे, तो इस सीक्वेंस को ऐसे, ठीक है ना। तो फिलहाल आइए, fx बराबर 2x² + 3x + 4, फंक्शन r से r है, कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। पहले जमा लेते हैं थोड़ा सा फंक्शन, 2 कॉमन लेने के बाद ये x² + 3/2x + 2 बन गया, ये बेसिक है आप लोग जानते हैं। अब मैं इसे थोड़ा और सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान दें। ये हो गया x का स्क्वायर, इसे लिख देता हूं 2 × x × 3/4, 2 × x × 3/4, 3/4 का स्क्वायर ऐड कर देता हूं और 3/4 का स्क्वायर इसमें से माइनस कर देता हूं, और लास्ट में, ठीक है ना। अब थोड़ा और आगे बढ़ाने दीजिए मुझे इसको। ये जो 3 टर्म शुरू में मुझे मिले हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर बनाने की प्लानिंग थी मेरी। ये बन गए हैं x + 3/4 होल स्क्वायर, और लास्ट के 2 टर्म है -9/16 प्लस, फिर से सुन लें, x² के आगे 2 को कॉमन लेना जरूरी मैं इसलिए समझता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं x हमेशा एक सिंगल टर्म के रूप में ही मुझे दिखे, अपना अपना तरीका है। तो 2 को कॉमन लेके x² + 3/2x + 2 बन गया। देन मैंने इन दोनों टर्म को एक तीसरा टर्म अपनी तरफ से दिया ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ये परफेक्ट स्क्वायर वे में हम लोग कर रहे हैं। हालांकि जो सीनियर स्टूडेंट्स कभी इस वीडियो को देखते होंगे तो वो लोग तो इसको कैलकुलस से
चुटकियों में कर। यस, बिल्कुल। एक सीनियर स्टूडेंट जब सब कुछ सीख जाता है तो उसके पास एक ही सवाल को करने के बहुत सारे टेक्निक आ जाते हैं। बट अभी हम जिस नंबर के चैप्टर को पढ़ रहे हैं, जिस क्लास के लिए पढ़ रहे हैं, उस हिसाब से, ठीक है ना। तो चलिए, ये बन गया 2 इंटू एक्स प्लस 3/4 होल स्क्वायर, ये हो गया -9/16 प्लस 2। और अब ये फाइनल सॉल्व करके आ जाएगा x प्लस 3/4 होल स्क्वायर, और 16 टू जब 32 में से 9 गया तो ये 23/16 बनना चाहिए, वो भी प्लस में। एक बार और देख लेता हूँ, 16 दूनी 32, 32 में 10 कम होता तो 22 बचता, लेकिन 9 ही कम हुआ है तो 23 बचेगा, बट्टे 16 ही है। अब देखिए fx का वैल्यू आपके सामने है। fx की वैल्यू आ गई है 2x प्लस 3/4 होल स्क्वायर प्लस 23/16, इसे लेके आ गया। ये आ गया fx इक्वल टू 2x प्लस 3/4 होल स्क्वायर प्लस 23/16। अब क्या करेंगे इसके बाद, समझिए, ये जो इक्वेशन आपके सामने आई है, हमको बताना है इस x प्लस 3/4 के होल स्क्वायर प्लस 23/16 को सॉल्व करके क्या क्या आ सकता, क्या क्या हम लगा सकते हैं, वो तो हमने बता दिया। ऑल रियल नंबर्स आर एक्सेप्टेबल फॉर है। लेकिन जब इस फंक्शन को सॉल्व किया जाएगा तो आउटकम क्या क्या मिल सकता है हम इस, तो अब आउटकम क्या क्या मिल सकता है उसके लिए देखिए, जो ये एक्सप्रेशन आपके सामने लिखा है, अब मैंने इसको x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर बना, और आप जानते हैं कि कोई भी स्क्वायर टर्म कभी नेगेटिव, यानी ये क्लियर है कि ये जो x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर है, इसकी मिनिमम वैल्यू अगर कुछ हो सकती है तो वो 0 हो। एक बार फिर बोलूंगा, अगर आप x की जगह -3/4 अप्लाई कर देंगे तो -3/4 अप्लाई करके आप इसे 0 बना सकते। अगर आप -3/4 से भी छोटा नंबर अप्लाई करेंगे तो ये फिर बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर। ये बात हमेशा याद रखिए कि x का वैल्यू -इंफिनिटी से +इंफिनिटी कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब कोई हमसे पूछे कि x स्क्वायर का वैल्यू क्या हो सकता है, तो हमें बोलना पड़ता है कि सर ये तो 0 से इंफिनिटी ही हो सकता है। ये बात बिल्कुल ध्यान रखें, x का वैल्यू -इंफिनिटी से +इंफिनिटी कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर आप उस x के ऊपर स्क्वायर लगा रहे हैं, फिर उसके नेगेटिव बनने की पॉसिबिलिटी। तो इसी कंसेप्ट को मैं यहां यूज कर रहा हूं। x प्लस 3/4 के ऊपर स्क्वायर लगा है तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम इंफिनिटी हो सकती है। अब ऊपर से इसमें 23/16 और ऐड हुआ है, तो मुझे ऐड करने दीजिए, रुकिए एक मिनट। x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर प्लस 23/16 ऐड किया। अब इंफिनिटी में तो साहब इतना छोटा नंबर ऐड कर भी दोगे तो वो इंफिनिटी रहेगा। हाँ, 0 की लाइफ बदल जाएगी, इसको 23/16। आप ये मान लीजिए कि मैंने पिछली इक्वेशन में 23/16 ऐड ऑन कर, और अब बाहर से एक 2 मल्टीप्लाई करना, तो मैं कर देता हूँ। 23/16 में भी 2 मल्टीप्लाई कर दो, इसमें भी 2 मल्टीप्लाई कर दो, और इंफिनिटी में 2 मल्टीप्लाई भी कर दोगे तो वो इंफिनिटी। तो देखिए, हमको पता लग गया कि हमारा ये जो टर्म है, ये 2 8 जा 16, ये 23/8 तक गिर सकता है और इंफिनिटी तक उठ सकता है। तो जो इसका रेंज आया वो आ गया 23/8 से लेकर 23/8 इसका मिनिमम वैल्यू है, और ये इसका मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी तक कुछ भी, ठीक है ना। चलिए, ये तो पूरा हो गया आपका 23/8 से लेकर इंफिनिटी तक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक और इसमें ऐड ऑन करूंगा। अगर मान लीजिए कभी फंक्शन ऐसा, मान लीजिए fx बराबर है, क्या लिखा जाए, fx बराबर है x² माइनस x माइनस 6 अपॉन x माइनस 3। इसको उठा, अभी तक मैंने कैसे कैसे फंक्शन उठा लिए, पहले लीनियर उठाया, फिर स्क्वायर फंक्शन, देन अंडरवुड, अंडरवुड में स्क्वायर, उसके बाद क्वाड्रेटिक उठाया, यस ये वाला, और अब एक फंक्शन उठा रहे हैं fx इक्वल टू x² माइनस x माइनस 6 अपॉन x। अब ये क्या है, ये भी क्वाड्रेटिक डिवाइडेड बाय लिनियर फंक्शन, यानी एक प्रकार से रेशनल अलजेब्रिक फंक्शन मान सकते हैं। मान लीजिए आपसे पूछा इसकी रेंज। अब ध्यान दीजिएगा, x की जगह क्या क्या लगा सकते हैं, तो बिल्कुल क्लियर है बेटे। डिनोमिनेटर पे x माइनस 3 देख के कोई भी बच्चा ये कह सकता है कि सर हम x को 3 नहीं लगा। अब मैं पूछूं 3 के अलावा कुछ लगाना अलाउड नहीं करना है तो बता दो, तो आपने बोला नहीं सर और कुछ भी, आप x की जगह 0 लगाओ, -1 लगाओ, क्योंकि हमको मालूम है कि कोई भी वैल्यू रखने पर ये न्यूमरेटर जो है ये कुछ ना कुछ आउटकम देगा, और ये जो भी देगा वो वैलिड हो। लेकिन डिनोमिनेटर अगर 0 बन गया तो हमारे लिए मुश्किल हो। इसका मतलब डोमेन को तो मैं तुरंत ही लिख देता हूं, मैं सीधे फंक्शन ही डिफाइन कर देता हूं डोमेन लिखने से अच्छा। ये फंक्शन हमारा डिफाइन हुआ है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3। ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3 जब लिखना हो तो r लिख करके एक करली ब्रैकेट में 3 को कम कर देते हैं, और कोडोमेन के रूप में फिलहाल तो मैं सारे रियल नंबर ले लेता हूं, लेकिन आपको मालूम है कि कोडोमेन रेंज नहीं हो, रेंज कोडोमेन का सबसेट। तो अब हमको पता लगाना है कि रेंज क्या होगी, हम रेंज पढ़ रहे हैं। तो fx बराबर x² माइनस x माइनस 6 बटे x माइनस 3। डोमेन ने 3 को लेने से इनकार कर दिया, बाकी सारे नंबर एक्सेप्टेबल हैं। रेंज पता लगाने के लिए हम सबसे पहले इसको फैक्टराइज करना चाहें, तो अगर मैं इस क्वेश्चन को फैक्टराइज करूं तो ये क्या बनेगा, देखो ये बन जाएगा x² माइनस 6 लाना है मल्टीप्लाई करके, और घटा के 1 लाना है 1, तो 3 2 जा 6, 3 माइनस 2 लिख लेता हूँ 1, और बाकी सब वैसे ही उतार देता हूँ। ये लीजिए, ये मिडिल टर्म स्प्लिट का स्टेप है। इसके बाद आप लोग इसको कर ले में डायरेक्ट
लिख देता हूं कि ये क्या आ सकता है, ये कुछ ऐसा आ जाए। देखिए एफ एक्स आपके सामने आ गया, इसके दो पीस हो गए x माइनस थ्री एक्स प्लस टू और डिनोमिनेटर पे x माइनस थ्री। अब ध्यान दीजिएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सिक्स माइनस सिक्स आ गया। अब देखिए यहाँ पर गौर करिएगा ये x माइनस थ्री जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ये कैंसिल आउट और इसके कैंसिल होने के बाद जो एफ एक्स की वैल्यू आ गई है उस पर गौर करें, वो है केवल x प्लस टू। ठीक है ना। अब अगर एफ एक्स बराबर x प्लस टू को हम गौर से देखें और कोई मुझसे पूछे कि सर इसमें मैं क्या क्या लगा सकता हूं और क्या क्या आउटकम आ सकता है, आपने बोला सर इसमें तो x की जगह कोई भी रियल नंबर लगा सकते हैं। यस बिल्कुल सही है, इसमें x की जगह कोई भी रियल नंबर लगा सकते हैं और आ भी कोई भी रियल नंबर सकता है, माने ऑल रियल नंबर्स डोमेन में रह सकते हैं और रेंज में रह सकते हैं। लेकिन इस बात को ध्यान से समझे कि x माइनस थ्री यहाँ पर हमने काटा था तब ये इस फॉर्मेट में आया। जो फंक्शन इनिशियली किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें दिया जाता है उसकी अनचेंज्ड स्टेट में, उसकी ओरिजिनल स्टेट में, उसके ओरिजिनल फॉर्मेट में अगर x की कोई वैल्यू अनडिफाइंड है तो उसे अनडिफाइंड माना जाएगा। यहाँ पर ध्यान दे, कई बार बच्चा बोलता है सर x माइनस थ्री कट ही गया था तो डोमेन से थ्री को क्यों हटाया, थ्री से क्या प्रॉब्लम थी, थ्री को रहने देते। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जब हम किसी फंक्शन को दो फंक्शन के रेशियो के रूप में डिफाइन करते तो ये रूल है कि दोनों के अलग अलग जो डोमेन है उनको भी रिस्पेक्ट दी जाती है। क्योंकि x माइनस थ्री डिनोमिनेटर में है, 1/x माइनस थ्री नाम से अगर एक फंक्शन x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स से कंबाइन हो जाए तभी आप जानते हैं ये फंक्शन बना हो। तो ये फंक्शन तो अलग अलग फंक्शन से मिलकर बना है। डिनोमिनेटर में बैठा हुआ x माइनस थ्री अगर एक इंडिपेंडेंट फंक्शन होता तो थ्री पर वो डिफाइन नहीं हो पाता, और क्योंकि वो थ्री पर डिफाइन नहीं हो पाता तो चाहे x माइनस थ्री कट ही क्यों ना गया हो हम उस वैल्यू को डोमेन में एक्सेप्ट नहीं। एक बार फिर बोलूंगा कि क्वेश्चन की अनचेंज्ड फॉर्मेट में, ये जो शुरू में क्वेश्चन दिया इसकी अनचेंज्ड फॉर्मेट में x की कोई वैल्यू अगर इसे मीनिंगलेस बना रही है तो हमारे डोमेन में उस वैल्यू को मौका नहीं मिलेगा, चाहे फिर वो वैल्यू बाद में कटे ही क्यों। ठीक है, तो थ्री को चूंकि डोमेन में मौका नहीं मिला है तो मैं जानना चाहता हूं कि अगर थ्री को मौका मिला होता तो एफ एक्स का वैल्यू क्या आता। एक बार थ्री रख के देखते हैं, ये 5, यानी अगर डोमेन में थ्री को मौका मिला होता, मैं मौका नहीं दूंगा आप जानते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर में x माइनस थ्री है, लेकिन अगर थ्री को मौका मिलता तो आउटकम 5। अब क्योंकि डोमेन में थ्री को मौका नहीं मिला तो रेंज में मैं 5 को भी रिजेक्ट करता हूं। यानी अब मेरे से कोई रेंज अगर पूछेगा इस सवाल का तो मेरा जवाब सुनने को तैयार रहें। रेंज होगा ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 5, क्योंकि अगर डोमेन में 3 नहीं आया तो यकीन मानिए रेंज में 5 कभी नहीं आ पाए, क्योंकि 5 तभी आएगा जब डोमेन में, क्योंकि डोमेन से 3 को हमने आउट कर दिया है तो रेंज से 5 उसी पल आउट हो गया ये। तो इसका रेंज होगा r माइनस 5 और इसका डोमेन होगा R। तो ये है इसका डोमेन, मैं यहाँ लिखते चलूंगा पैरेलल, और ये जो मैंने निकाला R5 इसका, इस तरह से हम इस क्वेश्चन में रेंज पता लगा सकते, ठीक है ना। तो ये है क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जिसमें फंक्शन को इन्वर्ट करना पड़ता है। एक एग्जांपल उस तरीके का भी देता हूं, जैसे मान लीजिए हमारा अगला क्वेश्चन उठाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है fx इक्वल टू x अपॉन 2x माइनस 3। अब ये सबसे पहले डोमेन बनाते हैं। हम जानते हैं डिनोमिनेटर को जीरो करके ये मीनिंगलेस बन जाएगा, तो डिनोमिनेटर को नॉन जीरो होना चाहिए, और इससे पता लगता है कि x को 3/2 नहीं, 3 को मैंने वहां भेज के 2 को डिनोमिनेटर में ले लिए, तो क्लियर हो जाता है इस फंक्शन को जिसने भी डिफाइन किया है उसने डोमेन में सारे रियल नंबर को मौका दिया होगा। बट ये बात हम क्लियर जानते हैं कि 3/2 को मौका नहीं मिला। को डोमेन में सबको मौका दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फंक्शन को डिफाइन किया गया होगा कुछ इस तरीके से, r माइनस 3/2 से r, ये है इसका डोमेन। अब आपने पूछा सर रेंज बताइए, रेंज बताइए, रेंज क्या होगी ये भी बताइए। डोमेन तो आपने बता दिया, अब रेंज क्या होगी। तो रेंज के लिए समझें, अब fx बराबर x अपॉन 2x माइनस 3 है, हमें रेंज में ये पता लगाना पड़ता है कि क्या क्या आ सकता। जब हम x की डिफरेंट वैल्यू लगाएंगे तो आउटकम क्या क्या आ सकता। अब ऐसे देख करके बताना रेशियो में डिफिकल्ट है, तो क्या करना पड़ेगा, एक काम करिए fx को y नाम दे दीजिए। इस टेक्निक पर भी ध्यान दें, ये फंक्शन को वेरिएबल चेंज करके नया फंक्शन बनाने वाली टेक्निक है। हमने fx का नाम y रखा, और अब मैं इस फंक्शन को चेंज तब तक करता रहूंगा जब तक मुझे x की वैल्यू y के टर्म्स में, मैं क्या क्या कर रहा हूं बताता रहूंगा मैं। देखिए डिनोमिनेटर को मैंने y की तरफ भेज दिया, y इंटू 2x माइनस 3 बराबर x बन गया, और अब x के सारे टर्म्स एक तरफ कर ले रहा हूं मैं। देखते जाइए, कोई गलती करूं तो मुझे टोक दीजिए। और ये x का वैल्यू आ गया 3y अपॉन 2y माइनस 1। ये हमने फंक्शन को पलटा दिया। अभी तक y x के टर्म में प्रेजेंट था, अब मैंने x को y के टर्म में प्रेजेंट कर दिया। अब सुनिए, x को 3/2 लगाना अलाउड नहीं है, ठीक है, x को 3/2, वैसे भी x को 3/2 लगाएंगे तो रेंज में कुछ आने वाला नहीं है, क्योंकि हमको पता है 3/2 लगाते ही इन्फिनिटी है, तो 3/2 की तो मुझे चिंता नहीं है। लेकिन अब x की वैल्यू अगर 3y अपॉन 2y माइनस 1 आई है तो ध्यान दीजिएगा
अगर गलती से भी ये 2y-1 जीरो बन गया, यहाँ पर सुनिएगा ध्यान से, अगर ये 2y-1 जीरो बन तो भाई साहब ये डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, और अगर ये जीरो हो गया ना तो x की वैल्यू इन्फिनिटी आ जाएगी, और इन्फिनिटी माने यानी क्लियरली मैं कहना चाहता हूँ कि 2y-1 से मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो कभी जीरो ना बने, और ऐसा तभी होगा जब y 1/2 ना बने। ये बात क्लियर समझे? जैसे हम fx के डिनोमिनेटर वाले फंक्शन से पता लगाने की कोशिश करते कि x को क्या नहीं रखा जाना चाहिए, ठीक वैसे ही जब हम फंक्शन को पलटा देते हैं, x को y के टर्म में लिख देते हैं, तो हम y वाले फंक्शन के डिनोमिनेटर से भी ये पूछते हैं कि भाई तुझे किस चीज में आप, तो ये 2y-1 ने बता दिया कि मुझे हाफ में आपत्ति, यानी हाफ कभी मत लगाइए y। अब मैं जानना चाहूंगा अगर हम हाफ लगाते तो क्या प्रॉब्लम होती? x इन्फिनिटी आ, यानी रेंज में हाफ को नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं डोमेन में इन्फिनिटी नाम का कोई टर्म नहीं, क्योंकि इनफाइनाइट एक्चुअल में कुछ होता ही नहीं। तो अगर मैं रेंज में 1/2 को मौका देता हूं, तो रेंज में 1/2 को अगर मैंने गलती से मौका दे दिया तो वो अपना एसोसिएटेड प्री इमेज डोमेन में नहीं ढूंढ पाएगा। मैं फिर से एक बार बोलता हूं, y को हाफ अगर रखना है तो x की वैल्यू इन्फिनिटी है, और आप जानते हैं इन्फिनिटी किसी डोमेन में बिलोंग नहीं कर, यानी अगर y हाफ को मैं रेंज में शामिल करता हूं तो आपको पता है रेंज में शामिल होने वाले हर एलिमेंट को ये बताना पड़ता है कि उसकी प्री इमेज, तो जब हाफ से पूछा जाएगा तेरी प्री इमेज कौन है तो वो किसका नाम ले, तो ऐसा y एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता रेंज में जिसको ये ना पता हो कि मेरे से जुड़ने वाला x। तो यानी कि जब मैं रेंज डिफाइन करूंगा तो क्या मेरा आउटकम होगा, एक बार सुनिए आप लोग, रेंज होगा ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट हाफ का पत्ता साफ, और बाकी कोई आना चाहे जिसको आना है आ जाए। तो रियल नंबर्स ऑल एक्सक्लूडिंग हाफ, ये हाफ के अलावा आप जो रखना चाहें, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इस फंक्शन की रेंज निकाल सकते हैं हाफ से। हाफ के अलावा सारी वैल्यूज इसमें एक्सेप्टेबल है, सब कुछ आ सकता है, बस हाफ नहीं, क्योंकि हाफ के लिए प्री इमेज मेरे पास, अगर हाफ रेंज में आ गया और मुझसे पूछता है कि मेरे साथ का एक्स कौन है सर बता दीजिए, तो मैं नहीं दे पाऊंगा, आंसर नहीं दे पाऊंगा इसके सवाल का, मेरे को खुद भी नहीं पता कि हाफ का रिलेशन किससे, इसीलिए हाफ को कोडोमेन में तो मौका मिल सकता है लेकिन रेंज में। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं रेंज। तो ये रेंज के प्रॉब्लम्स बताए मैंने, और कल की क्लास में मैंने आपको बताए थे डोमेन। तो डोमेन कंप्लीट हो गया, रेंज कंप्लीट हो गया। अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। ऑलमोस्ट सभी टॉपिक के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। तो सेकंड लेवल का काम खत्म हुआ। आपको मालूम है कि 0 लेवल में हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस पढ़ते हैं, फर्स्ट लेवल में हम एनसीईआरटी की लास्ट मेन एक्सरसाइज करते हैं जिसमें जंबल्ड क्वेश्चन होते हैं। सेकंड लेवल पे हम कुछ और टॉपिक, अगर एनसीईआरटी कवर नहीं करा है किसी टॉपिक को एनसीईआरटी ने, तो उसको पढ़ाते हैं ताकि कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस में जाने से पहले आप सारे टॉपिक्स से अवेयर हो जाएं। सेकंड लेवल के बाद आता है थर्ड लेवल। थर्ड लेवल हमारा है क्विक रिकैप। क्विक रिकैप का मतलब है एक बार ये पूरा चैप्टर एनसीईआरटी के टॉपिक्स और जितना मैंने एडिशनल पढ़ाया अभी आपको उन सब के बारे में तेजी से एक ब्रीफिंग दे रहा हूं, ध्यान से। क्विक रिकैप का मतलब है पूरा चैप्टर एक बार बहुत तेजी के साथ, है ना। सुनिए अब ध्यान, क्या क्या पढ़ा इस चैप्टर में। 3 एक्सरसाइज आई थी, फिर मेन एक्सरसाइज आई थी, और फिर मैंने कुछ कॉम्पिटिटिव प्रोफाइल के टॉपिक पढ़ाए थे। तो क्या निचोड़ है इस पूरे चैप्टर का, उसको समझिए। इस चैप्टर को वो बच्चा अच्छे से समझ पाएगा जो सबसे पहले सेट थ्योरी को जानता हो। भाई सबसे पहली डिमांड समझ लो, सेट थ्योरी वाला चैप्टर पढ़े बिना इस पे। तो जो लोग बीच बीच में जिन्होंने पहली क्लास से नहीं पढ़ा है, 11th के बिगिनर अगर कोई बीच में देखते हैं तो उन्हें डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर वो पहले क्लास से अभी तक के सारे लेक्चर्स 1 by 1 ऑर्डर में एक बार देख, तो मुझे उम्मीद है कि उनको चीजें समझ में क्या हम करना चाहते हैं वो फील कर सकते, है ना। तो सबसे पहले हमने सेट थ्योरी का चैप्टर पे 7 लेक्चर्स बनाए थे, उनको एक बार आप देखें। 7 या 8 लेक्चर हैं सेट थ्योरी के कंप्लीट। उसके बाद हमने रिलेशंस एंड फंक्शन शुरू किया 11th का। तो सबसे पहले आप सेट थ्योरी का चैप्टर पूरा कंप्लीट करें, देन इस चैप्टर का क्विक रिकैप में बताता हूं। इस चैप्टर में जिसका नाम रिलेशंस एंड फंक्शंस है, इसका सबसे पहला आर्टिकल था कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, तेजी से समझें। जब आप दो सेट ए और बी लेकर के उनके एलिमेंट्स को ऑर्डर्ड पेयर बना के एक नया सेट तैयार करते हैं तो उसको कार्टेशियन प्रोडक्ट। हमने डिस्कस किया था कि अगर ए में एलिमेंट है ए बी सी और बी में एलिमेंट है 1 2, तो इसके 3 एलिमेंट इसके 2 के साथ मिलकर 6 एलिमेंट का एक नया सेट तैयार करेंगे, A1 A2 B1 B2 C1 C2। बहुत तेजी के साथ बताऊंगा, केवल रिकैप है ये पूरे चैप्टर का, एक बार निचोड़। तो ये आपके एलिमेंट हैं जो होने चाहिए कार्टेशियन प्रोडक्ट में। हमने ये भी पढ़ा था कि अगर ए का कार्डिनल नंबर P है और B का कार्डिनल नंबर Q है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B का जो कार्डिनल नंबर होगा वो PQ होगा। तो पहला हमारी चर्चा ये थी, ठीक है ना।
कार्टेशियन। फिर दूसरे नंबर पे हमने पढ़ा था रिलेशंस। कैसे पढ़ा था रिलेशंस? कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट। दूसरे टॉपिक में हमने सीखा कि रिलेशन किस तरह से कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट। जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट में पीक्यू एलिमेंट होते हैं। अब अगर पीक्यू एलिमेंट का ये सेट आपके सामने रखा है तो उसके कितने सबसेट बनेंगे? तो याद करो, सेट थ्योरी का हमने पढ़ा था कि किसी सेट में अगर n एलिमेंट तो उसके सबसेट 2 की पावर n हो। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में अगर pq एलिमेंट है तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? नंबर ऑफ सबसेट्स हो जाएंगे 2 की पावर p। अगर किसी सेट में pq एलिमेंट है तो सबसेट होंगे 2 की पावर p। अब अगर 2 की पावर pq सबसेट है तो मैंने बोला रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट। तो इसका मतलब एक कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन करने के बाद उससे जुड़े हुए 2 की पावर pq रिलेशंस होते, क्योंकि हर रिलेशन, हर सबसेट जो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है वो एक रिलेशन। तो सबसे पहली बात आप समझें कि सबसे पहले सेट है, दो सेट मिलकर कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट की संख्या दोनों सेट के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके निकलती है। फिर जितने एलिमेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट में आते हैं 2 की पावर उतने ही सबसेट बन, यानी इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में 6 एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इसके सबसेट होंगे 2 की पावर 6। और जितने सबसेट होंगे मेरे बच्चों उतने ही रिलेशन, क्योंकि हर सबसेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट का हर सबसेट एक रिलेशन। तो 2 की पावर pq रिलेशंस पढ़े हमने। उसके बाद तीसरी स्टेज पे हम फंक्शंस। बहुत क्रमवार गेम था और इस पूरी सीरीज में एक एक टॉपिक को कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो पहले ही आप लोग समझ गए होंगे इंटेंशनली मैं क्या प्लानिंग लेके चल रहा हूँ, ऑर्डर को देख के आपको समझ में आ रहा होगा। तीसरा टॉपिक पढ़ा हमने फंक्शंस। फंक्शंस के बारे में हमने पढ़ा कि फंक्शंस जो हैं वो भी रिलेशंस हैं, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ। तो फंक्शंस पढ़ाते वक्त मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी थी, मैं एक बार फिर लिखूंगा उस लाइन को। मैंने बोला था कि फंक्शन इज अ रिलेशन, फंक्शन इज अ रिलेशन सच दैट फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू डोमेन सच दैट, नहीं, इसको ऐसे लिखने के बजाय पूरा वैसे लिख देते हैं। फंक्शन इज अ रिलेशन, फंक्शन इज अ रिलेशन आर फ्रॉम, फंक्शन इज अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए या ए टू बी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपने एक रिलेशन ए टू बी डिफाइन किया तो रिलेशन ही फंक्शन है। अ फंक्शन इज अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी सच दैट देयर एग्जिस्ट y belongs to b such that y equal to f है। और एक काम करिए, इसको f लिख लीजिए और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। तो अ फंक्शन इज अ रिलेशन f फ्रॉम a to b such that there exists y belongs to b such that y बराबर fx and y is यूनिक लिख देता हूँ जैसे ये देखिए। इसमें फंक्शन क्या है? फंक्शन एक रिलेशन है और वो इस प्रकार डिफाइन किया जाता है कि किसी भी y जो b में बिलोंग कर रहा है उसके लिए y बराबर fx होगा फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a, और y जो होगा यूनिक। इसका मतलब फॉर एनी एलिमेंट x बिलोंग्स टू a देयर एग्जिस्ट वन एंड ओनली वन y बिलोंग्स टू b सच दैट fx इक्वल टू 1। या तो ऐसा बोले या वैसे बोले, मैं दोनों को हाईलाइट कर देता हूँ। एक डेफिनेशन आप इस अंदाज में बोले या फिर आप दूसरे तरीके से ऐसा बोलेंगे तो भी, लैंग्वेज आपकी अपनी है, आप ऐसा बोलिए चाहे ऐसा, ठीक है ना। तो ये दोनों ही फंक्शन की फंक्शन एक प्रकार का रिलेशन है जो ए से बी को मैप करता है, कनेक्ट करता है, सच दैट फॉर एवरी y बिलोंग्स टू बी देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a एंड y शुड बी यूनिक। या तो ऐसा बोलिए या बोलिए फॉर एनी एलिमेंट x बिलोंग्स टू a देयर एग्जिस्ट वन एंड ओनली वन y बिलोंग्स टू b सच दैट fx, हर एलिमेंट की एक इमेज बने और केवल एक बने। यहाँ पर हमने फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी। फंक्शन की डेफिनेशन के बाद हमने फिर डिफरेंट टाइप के फंक्शंस के बारे में जाना, क्या लिस्टिंग है उनकी एक बार समझे। हमने टाइप ऑफ फंक्शंस में फिर सारे प्रकार के फंक्शंस के बारे में जाना। टाइप ऑफ फंक्शंस में मेन नाम फिर से एक बार बताता हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा आइडेंटिटी फंक्शन के बारे में। आइडेंटिटी फंक्शन सबसे पहला पढ़ा, आइडेंटिटी फंक्शन। दूसरा हमने फिर पढ़ा आइडेंटिटी फंक्शन के बाद कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन के बाद हमने पढ़ा मॉड्यूलस फंक्शन के बाद हमने पढ़ा सिग्नम फंक्शन के बाद हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में जाना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। फिर हमने पढ़ा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन और फिर नंबर आया लीस्ट इंटीजर फंक्शन के बाद 8th नंबर पे हमने डिस्कस किया था, एक मिनट रुकिएगा, लीस्ट इंटीजर फंक्शन के बाद हमारा अगला फंक्शन था रेसिप्रोकल फंक्शन, भी बताया था मैंने रेसिप्रोकल फंक्शन। और एक हमने पढ़ा था एल्जेब्रिक फंक्शन। एल्जेब्रिक के अंदर आपके कई फंक्शन आए थे, जैसे पहला पार्ट आया था लीनियर फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन और सी है क्यूबिक
क्यूबिकल फंक्शन। जो आप स्टडी करते हैं आपको बिल्कुल माइंड में सेट रहना चाहिए कि क्या क्या पढ़ा था और हर चीज की डेफिनेशन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रहे। कई बार बच्चे इग्नोर करते हैं, सर मैथ्स में डेफिनेशन का क्या काम। ऐसी गलतफहमी बिल्कुल मत पालें, ऐसे सजेशंस बहुत नुकसानदायक होते हैं। एक स्ट्रॉन्ग डेफिनेशन ही सवाल के लिए स्ट्रॉन्ग बेस तैयार है। अगर किसी का डेफिनेशन सब ढीला ढीला है तो उसको दिक्कत रहेगा। सवाल करने से पहले आपको स्ट्रांगली पता होना चाहिए कि किस चीज का मीनिंग मैथमेटिक्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है थ्योरी सही पढ़ना और बिल्कुल छनी हुई थ्योरी पढ़ना, जिसमें बिल्कुल बाल बराबर भी ऊपर नीचे ना हो। जो है वही है, बस इस लेवल की थ्योरी होनी चाहिए कि जो बोल दिया बस वही है ना। चलिए, तो ये आपके फंक्शन से मेन कुछ फंक्शंस आगे चल के आएंगे, मैंने बताया था। तो टाइप ऑफ फंक्शंस में हमने इतने फंक्शन पढ़े थे, एक बार फटाफट में सबके बारे में बोलूंगा। आइडेंटिटी फंक्शन f(x = x) था, जिसमें हर एलिमेंट की इमेज अपने पे ही बनती है। कांस्टेंट फंक्शन f(x = k)। मॉड फंक्शन वो फंक्शन था जिसमें हर इनपुट पर आउटपुट पॉजिटिव मिलता है। सिग्नम फंक्शन में दो ही आउटपुट मिलते थे, +1 और -1। इसके आंसर +1 -1 या 0 ही हो। 0 पे 0, +1 पे +1, -1 प्लस पॉजिटिव वैल्यूज पे +1 फॉर एवरी x ग्रेटर देन 0 +1, फॉर एवरी x लेस देन 0 -1 एंड फॉर x = 0 इट इज g। ठीक है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या था, मैंने बताया था कि किसी भी रियल नंबर का जब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालते हैं तो आपको उससे जस्ट छोटा इंटीग्रल वैल्यू लिखना पड़ता है, उससे जस्ट छोटा। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जब आप लिखते हैं तो उसी नंबर का, जो रियल नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट निकाल रहे हैं, उसकी केवल फ्रैक्शनल वैल्यू लेनी होती है। लीस्ट इंटीजर फंक्शन में आप जिस वैल्यू को सॉल्व कर रहे होते हैं, इसको स्मॉल ब्रैकेट से दिखाते हैं, आप उससे जस्ट बड़ा इंटीजर। रेसिप्रोकल फंक्शन y = 1/x होगा, y = 1/x, जो कि हाइपरबोलिक डिजाइन देगा। एल्जेब्रिक फंक्शन में लीनियर फंक्शन y = mx + c टाइप होंगे। क्वाड्रेटिक फंक्शन ax² + bx + c टाइप, और क्यूबिकल फंक्शन इसी में ax³ + bx² + cx+। तो इतने फंक्शंस पर हमने एक चर्चा की थी। आप पूरा लेक्चर देख सकते हैं जब हमने स्लोली एक एक टॉपिक पढ़ के एक्सरसाइजेस की थी। देन ये टॉपिक कंप्लीट करने के बाद हमने पहले एनसीईआरटी की सारी एक्सरसाइज की, देन कुछ टॉपिक मैंने कॉम्पिटिटिव प्रोफाइल पे पढ़ाए, जिसमें सबसे पहली बात मैंने बताई थी आप लोगों को वर्टिकल लाइन टेस्ट। किसी फंक्शन का चेकिंग करने के लिए कि वो सही है या नहीं, वो डिफाइंड है या नहीं, हम वर्टिकल लाइन टेस्ट करते हैं। वर्टिकल लाइन टेस्ट में हम किसी फंक्शन का टेस्ट करने के लिए कि वो फंक्शन कहलाएगा या नहीं, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं उस फंक्शन के ऊपर और कोशिश करते हैं कि हमें कोई ऐसा पोर्शन मिल जाए जहां पर ये वर्टिकल लाइन दो जगह पे कट। एक वर्टिकल लाइन का दो जगह पे कट करना ये प्रूफ कर देता है कि एक इनपुट पर दो आउटपुट मिल रहे हैं और यही फंक्शन की डेफिनेशन के अगेंस्ट। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। देन हमने अगला टॉपिक डिस्कस किया था डोमेन निकालना, कि डोमेन कैसे निकाला जाए किसी फंक्शन का। तो हमने बताया था कि किसी भी फंक्शन में जो जो वैल्यू आप रख सकते हैं x की जगह पे, वो डोमेन बनाती है। और देन आज जो लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया इस डिस्कशन का, वो था रेंज निकाल, जिसमें हम ये पता करते हैं कि जब हम इनपुट x की जगह गिवन वैल्यूज पुट करते हैं तो आउटपुट में हमें क्या। तो आज की क्लास में रेंज, कल की क्लास में डोमेन सीखा था, और उससे पहले हमने उसी क्लास में वर्टिकल लाइन टेस्ट भी सीखा था शायद, और उससे पहले की क्लासेस में ये सारी। तो इतनी चीजें हमने इस चैप्टर में पढ़ी। ये क्विक रिकैप था ताकि आप एक बार याददाश्त ताजा कर लें कि इतने टॉपिक आपने पढ़े। ठीक है ना। तो क्विक रिकैप की बात हो गई। चलिए कल अब आगे इसके बढ़ेंगे। क्विक रिकैप के बाद हमारा अगला 4th लेवल का स्टेप जो होता है, जो कि होगा फॉर्मूला मैप। अब कल आपको इस पूरे चैप्टर में जितना हमने पढ़ा उससे रिलेटेड आप लोगों के लिए जो मैंने फॉर्मूला तैयार किया है, एक मैप तैयार किया है, जिसमें सारे फॉर्मूले आपको मिल जाएंगे। तो 32 चैप्टर्स में अगर हर चैप्टर का एक फॉर्मूला मैप हम बना लेते हैं तो सारे फॉर्मूलों को याद करने का हमारे पास एक अच्छा तरीका हो। पहले चैप्टर में मैंने एक फॉर्मूला मैप दिया था और अब इस चैप्टर में भी आपको मैप। ठीक है ना। चलिए, तो आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। कल का सेशन फॉर्मूला मैप से स्टार्ट। ठीक है, बाय।